हेलो दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। एक बार हम फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24। किसका? इनकम फ्रॉम सैलरी का क्वेश्चन नंबर 24। आइए पढ़ते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी के क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है। देखिए, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे, तो परेशान ना हो और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आप देखते हैं कि हिंदी में पढ़ा रहे हैं तो भाग जाते हैं, आप देखते हैं इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं तो भी भाग जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, कुछ लोग हिंदी। इसलिए हम दोनों पढ़ाते हैं, तो परेशान ना हो, आराम से पूरा वीडियो देखें। नहीं समझ में आएगा तो आप डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन अगर समझ में आता है तो लाइक और शेयर किए बिना मत जाएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्न विवरण से मिस्टर हरिदास, जो एक व्यक्ति का कर्मचारी है, कि कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए कर योग्य वेतन की गणना कीजिए। वेतन है 11,000 रुपया प्रति माह। मकान किराया भत्ता है 4800 रुपये प्रति माह। महंगाई भत्ता है 10,000 रुपये प्रति माह। मनोरंजन भत्ता है 2400 रुपये प्रति माह। मिस्टर हरिदास और उसका नियोक्ता प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में 14% अंशदान करते हैं। उसके नियोक्ता द्वारा उसे एक छोटी कार अपने निजी कार्यालय प्रयोग के लिए दे रखी है। कार के खर्चा नियोक्ता वहन करता है। वह एक किराए का मकान में रहता है, जिसका मासिक किराया 6,000 रुपया प्रति माह। मिस्टर हरिदास मेरठ में कार्यरत है। अब अगर इंग्लिश में सुनिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट द टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर हरिदास, एन एम्प्लॉय ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर द असिस्टेंट ईयर 2021-22। सैलरी 11,000 per month, house rent allowance 4,800 per month, dearness allowance 10,000 per month, entertainment allowance 2,400 per month. Mr. Haridas and his employer contribute to recognized provident fund 14% of salary. One small car is allowed to him by his employer, both the private and official use. Expenses of car are borne by the employee. He lives in rented house, monthly rent being 6,000 per month. Mr. Haridas is working in Meerut. यही आपका पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब धीरे धीरे पॉइंट समझिए। अब तक हम 23 क्वेश्चन बता चुके हैं और थ्योरी भी बता चुके हैं, जिसमें इस क्वेश्चन का ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आपको पता ना चल गया हो। लेकिन फिर से एक बार बता रहे हैं, तो हर पॉइंट को बता रहे हैं, लेकिन भागिए मत, पूरा वीडियो को देखिए। पहले तो आप लिखेंगे फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22, वो नाम लिखते हैं क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा छोटा है। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी क्या में क्या लिखा हुआ है? बेसिक सैलरी बोला है 11,000 पर मंथ। हम लोग टैक्स की गणना करते हैं तो पूरे 12 महीने करते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है 11,000 पर मंथ, तो यहाँ पे क्या होगा? 11,000 इंटू 12 होगा ना? तो कितना होगा 11,000 इंटू 12? 1,32,000 रुपीज, यही होगा। सेकंड पॉइंट पे आइए। बहुत ही आसानी से हम लोग चलेंगे और इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए, फिर लिखा हुआ है मकान किराया भत्ता। इसे हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? हाउस रेंट अलाउंस। इस पॉइंट को अभी हम तुरंत छोड़ देते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, लास्ट में इस पॉइंट को लगाएंगे। थर्ड पॉइंट है महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस। अच्छा, एक चीज बोल देता है इसमें, डियरनेस अलाउंस। थोड़ा सा कंफ्यूज लोग हो जाते हैं कि डियरनेस अलाउंस और डियरनेस पे, हिंदी में बोले तो महंगाई भत्ता, महंगाई वेतन। बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। देखिए, डियरनेस अलाउंस जो होता है ये एक भत्ता है। डियरनेस पे जो है वह वेतन है, भत्ता नहीं है। भत्ता जो होता है, जो हाउस रेंट अलाउंस की गणना की जाती है हम लोग, तो वहाँ पे डियरनेस पे को जोड़ा जा सकता है, लेकिन डियरनेस अलाउंस को नहीं। ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पे डियरनेस पे तो जोड़ा जाएगा, लेकिन डियरनेस अलाउंस नहीं। डियरनेस अलाउंस तब जोड़ा जाता है जब वह लिख दे कि यह वेतन का भाग है। जब लिखेगा यह वेतन का भाग नहीं है, तो इसे हम बिल्कुल जोड़ेंगे नहीं वेतन में। ये क्या है? डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस कितना लिखा हुआ है? डियरनेस अलाउंस लिखा हुआ 10,000 पर मंथ। कितना लिखा हुआ है? 10,000 पर मंथ इंटू 12, यानी 1,20,000 रुपीज, यही है। अच्छा, आगे बढ़िए। लिखा हुआ है इंटरटेनमेंट अलाउंस, मनोरंजन भत्ता 2,400 रुपये प्रति माह।
शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो EA, इंटरटेनमेंट अलाउंस। अच्छा, आप जानते हैं कि मनोरंजन भत्ता जो होता है, इंटरटेनमेंट अलाउंस, इस पे छूट मिलती है, लेकिन किस चीज़ की छूट मिलती है और किस सिचुएशन में मिलती है, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन फिर एक बार बता देते हैं। यह तब मिलती है जब वह सरकारी कर्मचारी यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। और कितने की छूट मिलती है? वेतन का 20% या 5,000 रुपये। जो भी छोटा रहेगा उसी की छूट मिलेगी, जो बड़ा होगा उसकी छूट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे तो सरकारी कर्मचारी है नहीं, प्राइवेट वर्कर है, पर प्राइवेट एम्प्लॉय कहिए, तो इसकी छूट की कोई बात ही नहीं बनती है, ये पूरा टैक्सेबल होगा। ये कितना हो जाएगा? 28,800, 28,800। इसके बाद दिया है मिस्टर हरिदास और उसके नियोक्ता प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में 14% अंशदान करते हैं। अच्छा, फंड तो हम बता चुके हैं कि फंड कितने प्रकार के होते हैं, और वह भी ये बता चुके हैं आपको हम कि सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को टैक्सेबल किया जाता है और किसी फंड को नहीं। फंड कितने प्रकार के? 3, स्टैच्यूटरी, रिकॉग्नाइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड। उसमें किसको रिकॉग्नाइज, हिंदी में कहे तो प्रमाणित प्रोविडेंट फंड, ठीक है। वैधानिक और अप्रमाणित को हम लोग टैक्सेबल नहीं मानते। RPF, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और वो भी कितने की छूट मिलती है, कितना टैक्सेबल किया जाता है, ये भी हम आपको बता दिया है, लेकिन फिर से एक बार हम बताएंगे। क्या बताना है कि बोलता है कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी छोड़िए, आप समझिए सैलरी, सैलरी का जो भाग होगा उसका 12% तक आपको डिस्काउंट मिलता है, मतलब 12% तक टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। 12% के बाद जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उसको हम लोग क्या करते हैं? टैक्सेबल करते हैं। वो भी किसके फंड को? एम्प्लॉय के नहीं, एम्प्लॉयर के, यानी कर्मचारी के नहीं, नियोक्ता के। तो नियोक्ता ने 14% अंशदान किया है। कितना? 14%, यानी 14%। हम जानते हैं कि 12% की छूट मिलती है, -12%, यानी कितने परसेंट का हमें लेना है? 2% का। और हम जानते हैं कि अगर ये डियरनेस पे होता तो बेसिक सैलरी का भाग होता, और ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो सैलरी का भाग बने। तो बेसिक सैलरी ही ऐसी सैलरी है जो इसका भाग बनेगी, यानी 1,32,000 का 2%, 2% ऑफ 1,32,000 कितना होगा? तो ये होगा 2,640 रुपये। यही होगा। पांचवा पॉइंट क्या आता है? पांचवें पॉइंट में लिखा हुआ है कि उसके नियोक्ता द्वारा उसे एक छोटी कार अपने निजी तथा कार्यालय प्रयोग के लिए दी गई। कार का खर्चा नियोक्ता वहन करता है। नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर। स्मॉल कार है, प्राइवेट एंड ऑफिशियल यूज दोनों के लिए दिया गया है। जो खर्चा वहन करते हैं, बर्न करते हैं, यानी खर्चे को, एक्सपेंसेस को बर्न करते हैं, वो कौन है? एम्प्लॉयर है, ना कि एम्प्लॉय। जब एम्प्लॉय बर्न करता है तो हम जानते हैं कि 600 रुपये स्मॉल कार पे, 900 रुपये बड़ी कार पे, यानी लार्ज कार पे। और जब एम्प्लॉयर हो तो 1,800 रुपये स्मॉल कार और 2,400 रुपये लार्ज कार पे। यही हमने बताया है। तो हम जानते हैं कि छोटी कार है, स्मॉल कार है, और एम्प्लॉयर बर्न कर रहा है, तो कितना पड़ेगा? 1,800 पर मंथ इंटू 12, तो ये कितना आ जाएगा? 21,600, 21,600। यहाँ तक आ गए। अब कुछ बचा नहीं है, सिर्फ एक चीज़ के लिए यहाँ पे बोला है, वह एक किराए के मकान में रहता है जिसका मासिक किराया 6,000 रुपया है। मिस्टर हरिदास मेरठ में कार्यरत है। इस पूरे जब तक मैंने यहाँ तक बताया इसमें कुछ नहीं था। हमने जितना क्वेश्चन लगा दिया है, अगर आप पूरे क्वेश्चन को देखेंगे तो आँख बंद करके इस क्वेश्चन को बता देंगे, अगर कोई पूछे तो, कि हाँ ऐसे-ऐसे होगा। लेकिन एक ऐसा पॉइंट है इस क्वेश्चन में, जो लास्ट पॉइंट जिसे मैंने बताया कि इसको बाद में बताएँगे, यही पॉइंट बहुत ही मजबूत है, क्योंकि आप उसकी आकलन नहीं करते हैं। क्यों आकलन नहीं करते हैं? आप देखते हैं कि बेसिक सैलरी इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट की होती है, यही जानते हैं। और जो रेंट होता है, मिलता है हाउस रेंट, वो बहुत कम मिलता है। और कभी भी वो 40% के सैलरी के बराबर आता ही नहीं। 40% सैलरी उससे बहुत ज़्यादा रहती है, या 50%, तो हम लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग सिर्फ एक चीज़ ध्यान देते हैं एचआरए की गणना करते समय। किसकी? एचआरए की। फर्स्ट
रेंट पेड या एक्चुअल एचआरए, पहला लिखते हैं एक्चुअल एचआरए रिसीव, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ था 4800 रुपये, यानी 57,600 रुपये। और दूसरा देखते हैं कि रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी। आप यही देखेंगे कि 6,000 रुपये दे रहा था, तो ये 72,000 रुपये हो जाता है। और 10% सैलरी का है, यानी 13,200 रुपये माइनस कर देते हैं। तो कितना होता है? 58,800 रुपये। थर्ड पॉइंट की तरफ आप जाना ही नहीं चाहते हैं, आपको लगता है ये खराब है, 7 लाख सैलरी है, 40% निकालेंगे, 7 चौक 28, 2,80,000 रुपया रहे तो सबसे लाज होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है, यही देख के छोड़ देते हैं ना। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, 1,32,000 थी सैलरी है। यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है आज आपके लिए इंपॉर्टेंट बन गया है। हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 5 स्थानों पर, 5 राज्यों में रहता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ठीक है, कलकत्ता और बेंगलोर, यहाँ पे नहीं रहता है तो उसकी 40% सैलरी ली जाती है। अगर यहाँ पे रहता है तो उसकी 50% ली जाती है 5 जगहों पे, और उसके बाद 40% हर जगह के लिए। तो ये तो मेरठ में है, तो 50% का कोई मतलब नहीं बनता है, बनता किस चीज़ का है, 40% का। तो सैलरी का 40% कितना होगा, जो आपकी सैलरी है, बेसिक सैलरी या जो भी सैलरी आप मान रहे हैं, 40%, आप 1,32,000, 52,800 रुपये, 52,800। आज क्या आपको मिला, आज एक नई सीख मिली कि देखिए 57,600, 58,800, ये आज छोटा पड़ गया, आ गया। हम लोग जानते हैं इन तीनों में जो सबसे छोटा होता है वही हमारे के लिए एग्जम्प्ट होता है, एग्जम्प्ट विच इज लोअर। तो हमें यहाँ कहाँ छोटा मिला, कौन चीज, 52,800 रुपये। हमको एचआरए मिला कितना है, 57,600 रुपये का। अब 52,800 रुपये माइनस हो जा रहा है, तो बचा कितना, 4,800 रुपये। तो ये क्या होगा, आपका एचआरए होगा। ये इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको हम इरेज करने जा रहे हैं, नीचे लिखना पड़ेगा ना। थोड़ा जल्दी रहे, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आपका जो एचआरए था वो कितना आ गया, एच आर, ये हो गया 4,800। अब इस पूरे का टोटल कर दीजिए, कितना होगा, 1,32,000 और 1,20,000, 2,52,000, 2,60,000, 2,80,000, 2,82,000, 2,83,000, 440, 2,84,040, 2,85,000, 3,05,000, 3,09,840। 3,09,840 आ गया। ये क्या है, ये आपकी ग्रॉस सैलरी है, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रॉस सैलरी। कंफ्यूज मत होइएगा कभी, इसको तो हम बार बार बताते हैं कि ये ग्रॉस सैलरी है। इसमें क्या होता है कि डिडक्शन मिलता है 80C टू 80U, लेकिन जो सैलरी का पॉइंट होता है इसमें हमें एक ही चीज़ देखने को मिलता है बार बार, कहीं कहीं ऐसा पॉइंट आता है जहाँ कुछ और मिल जाए। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होता है, और हम जानते हैं कि जो बच्चे 2021-22 की बुक लिए हैं उनके लिए 50,000 है, उसके पहले के जो लोग लेते हैं उनके लिए सिर्फ 40,000 का था। लेकिन अब क्या हो गया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 की जगह 50,000 हो गया है। तो अब ये क्या होगा, 2,59,840 रुपीज, ये आपका आएगा नेट सैलरी। इस क्वेश्चन में सिर्फ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज था एचआरए का ये पॉइंट, जिसके लिए आपको कंफ्यूजन हो रही थी,
लेकिन मैंने इस तरह इस बार आपको समझाया है कि अगली बार आप भूलेंगे नहीं और हर बार ये ध्यान देंगे कि तीसरा पॉइंट भी हमको देखना है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद इस क्लास के लिए और धन्यवाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए।